ये कोई रहस्य नहीं है कि 2026 में यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी की क्षमता को बढ़ा दिया है। साल के पहले 6 महीनों में 697 लक्ष्यों पर दूरगामी हमले किए गए, जिससे रूस को 6.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमें वह दिखाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा राज क्या रहा है? यूक्रेन जिन ड्रोन का इस्तेमाल उन हमलों के लिए कर रहा है, उनमें से कुछ अब वो राज नहीं रहा। एक चौंकाने वाले खुलासे में कई ब्रिटिश मीडिया संस्थानों ने बताया है कि यूक्रेन को वे ड्रोन दे रहा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन अहम ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। इतिहास में पहली बार यूके ने रूस पर ड्रोन हमला कर उसे तबाह कर दिया है। यह यूके की तरफ से पुतिन के लिए एक खास डिलीवरी है और यूक्रेन इसे पहुंचाने वाला दूत है। 16 अगस्त की एक रिपोर्ट में द टाइम्स ने खुलासा किया कि 2 यूके कंपनियों द्वारा बनाए गए लंबी दूरी के ड्रोन न केवल यूक्रेन को दिए गए हैं, बल्कि यूक्रेन द्वारा किए जा रहे सबसे महत्वपूर्ण दूरगामी हमलों में इनका सक्रिय रूप से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है। यूक्रेन ने पहले यूके की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के कब्जे वाले इलाकों और सीमा क्षेत्रों पर हमला करने के लिए किया है, लेकिन कभी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया, कम से कम अब तक तो नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह अभी अभी शुरू हुई कोई चीज नहीं है। इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन कम से कम 6 महीनों से रूस पर हमला करने के लिए यूके में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। किसी को भी ये बात बाद में पता चली और वे ब्रिटिश ड्रोन लगातार सक्रिय रहे हैं। वे यूक्रेन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हमलों में शामिल रहे हैं। तेल रिफाइनरियां, जो यूक्रेन के सबसे आम लक्ष्यों में से एक है, ब्रिटेन के ड्रोन द्वारा निशाना बनाई जा रही है। द इंडिपेंडेंट पुष्टि करता है कि ब्रिटिश ड्रोन का इस्तेमाल कम से कम 2 रिफाइनरियों पर हमला करने के लिए किया गया है, वोल्गोग्राद और यारोस्लाव में। और भी हो सकते हैं, लेकिन ना तो ब्रिटेन और ना ही यूक्रेन इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि अब ब्रिटेन 2026 की उस रिफाइनरी अभियान में शामिल है जिसमें यूक्रेन ने रूस की सभी 11 सबसे बड़ी रिफाइनरियों पर हमला किया है। उन सुविधाओं को प्रभावित करते हुए जो संयुक्त रूप से 156 मिलियन टन कच्चे तेल को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल। हर साल इन रिफाइनरी हमलों ने रूस में भारी ईंधन संकट पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने हमलों का इस्तेमाल करके जुलाई की शुरुआत तक रूस की 42% रिफाइनिंग क्षमता को ठप कर दिया। हमने सोचा था कि यूक्रेन इन हमलों के लिए अपने खुद के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। अब हमें पता चला है कि इनमें से कुछ हमलों में यूके के ड्रोन भी शामिल थे। सिर्फ वोल्गोग्राद रिफाइनरी पर हुआ हमला ही ऐसी सुविधा को निशाना बना रहा था जो हर साल 14.8 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है। हो सकता है कि और भी रिफाइनरी पर हमले हुए हों। हालांकि टाइम्स और इंडिपेंडेंट से जो दूसरी जानकारी सामने आई है वो ये है कि यूके के ड्रोन का इस्तेमाल मॉस्को के पास हमलों के लिए भी किया गया है, खासतौर पर रूस के अंदर लॉजिस्टिक्स हब्स को निशाना बनाकर। जो भी व्यक्ति अभी रूस की घरेलू लॉजिस्टिक्स में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे रहा है वह यही निष्कर्ष निकालेगा कि इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, यूके यूक्रेन की मदद कर रहा है वाइल्ड बेरीज को कुचलने में। वह कंपनी जिसे अक्सर रूस के अमेज़न के रूप में जाना जाता है, जुलाई में यूक्रेन का निशाना बन गई थी। रूस की लॉजिस्टिक्स और अर्थव्यवस्था के लिए इसकी अहमियत के कारण और साथ ही इस तथ्य के कारण कि वाइल्ड बेरीज प्लेटफॉर्म के विक्रेता ऐसे उपकरण बेच रहे हैं जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यूक्रेन ने अपने हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूनाइटेड अच्छाऊ 24 मीडिया के अनुसार 16 अगस्त तक यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के 10 सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब्स में से 7 को काम से बाहर कर दिया था, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मालिकों और रूस की अर्थव्यवस्था को सामूहिक रूप से घुटनों पर ला दिया गया। DW यह भी जोड़ता है कि इन हमलों की वजह से वाइल्ड बेरीज को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस भर में वाइल्ड बेरीज के गोदामों में आग लगने से करीब 5.7 अरब डॉलर की कीमत के उत्पाद जलकर राख हो गए हैं। कंपनी को मरम्मत, मुआवजे और यूक्रेन के हमलों से जुड़ी हर द्वितीयक लागत को मिलाकर कुल नुकसान अब लगभग 9 अरब डॉलर आंका गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे रिफाइनरी पर हुए हमलों में हुआ था, हम मानते हैं कि वाइल्ड बेरीज की सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए भेजे गए ड्रोन यूक्रेनी निर्मित थे। ज्यादातर ड्रोन ऐसे ही थे, लेकिन अब हमें पता चला है कि सभी ड्रोन यूक्रेनी नहीं थे। यूके ने भी अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि यूक्रेन महीनों से कम 2 प्रकार के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जो यूके से आए हैं। ये सभी खुलासे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। 16 अगस्त की रात हुए हमले के दौरान यूक्रेन ने रूस में 822 ड्रोन भेजे, जिनमें से लगभग 600 मॉस्को की ओर थे। BBC के अनुसार मॉस्को में एक और वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हमला हुआ और यूक्रेन ने रोस्तोव और बेलगोरोड को निशाना बनाकर भी नुकसान पहुंचाया। क्या इन हमलों में यूके के ड्रोन इस्तेमाल हुए थे? शायद हमें कभी पता न चले। हालांकि यह पुष्टि करने के लिए कि यूके के ड्रोन रूस के भीतर लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं, हमें सिर्फ यूके के स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। खुद क्रेमलिन ने भी गुस्से से भरी रिपोर्टों में इसकी पुष्टि की है कि ऐसा हो रहा है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने यूके की आलोचना की है कि उसने उन ड्रोन के पुर्जे उपलब्ध कराए हैं जिनका इस्तेमाल रूसी क्षेत्र पर हमलों में किया गया है। उनका दावा है कि ये पुर्जे रोस्तोव में एक फ्यूल डिपो पर हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन में पाए गए।
जिससे ये भी पता चलता है कि यूक्रेन यूके के ड्रोन का इस्तेमाल और भी तरह के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए करता है। रूस इस सब पर बहुत नाराज है। जहां तक यूके और यूक्रेन की बात है, दोनों ही इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। आधिकारिक तौर पर इनमें से कुछ भी हो ही नहीं रहा है। जैसा कि क्रिप्टो ब्रीफिंग ने बताया है, रूसी ठिकानों पर हमलों में यूके के ड्रोन के इस्तेमाल की पुष्टि ना तो यूके ने की है और ना ही यूक्रेन ने। यह जानबूझकर किया गया है। यह एक तरह की रणनीतिक अस्पष्टता है जिसे रूस को भ्रमित रखने के लिए बनाया गया है, साथ ही उस राजनयिक तनाव को भी कम करने के लिए जो यूके द्वारा यह पुष्टि करने पर पैदा हो सकता है कि वह यूक्रेन की रूस पर ड्रोन हमलों में मदद कर रहा है। यहाँ यूके रूस की ही रणनीति अपना रहा है। हमले इस तरह से किए जाएं कि विश्वसनीय ढंग से इनकार किया जा सके और आप अपने दुश्मन को असहाय और गुस्से में छोड़ देते हैं। रूस सालों से हाइब्रिड हमलों के जरिए ऐसा करता आ रहा है, जिनमें से कई यूके को निशाना बनाते हैं। अब यूके ड्रोन के जरिए अपना बदला ले रहा है। यूके और यूक्रेन शायद यह पुष्टि करने के लिए तैयार न हो कि ब्रिटिश ड्रोन रूस में भेजे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है और हमारे पास इनके बारे में यही जानकारी है। इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन कम से कम 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो यूके से आए हैं। पहला है न्यान वन वे इफेक्टर ड्रोन। यह ड्रोन विल्टशायर में BAE सिस्टम्स की एक सहायक कंपनी कैलन लेंस द्वारा बनाया गया है। इस ड्रोन का यूक्रेन भेजे जाने से पहले यूके में व्यापक रूप से परीक्षण किया गया है। 3 जुलाई को रॉयल नेवी ने पहली बार एक युद्धपोत से परीक्षण किया, जिसमें जहाज के डेक पर स्थापित एक लॉन्चर का उपयोग किया गया। रॉयल नेवी यह भी पुष्टि करती है कि इस ड्रोन का जमीन पर व्यापक परीक्षण किया गया है और इसमें स्वायत्त विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि हम मान सकते हैं कि न्यान अपने लक्ष्य को स्वचालित रूप से ट्रैक और टारगेट करने में सक्षम है। ये एक ऐसा ड्रोन नहीं है जिसे रूस के अंदर गहराई तक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसकी विंग स्पैन 2.9 मीटर है और इसकी रेंज लगभग 240 किलोमीटर है, जो इससे कब्जे वाले क्षेत्रों में और रूस की सीमा के इलाकों पर हमलों के लिए आदर्श बनाता है। ये पुष्टि हो चुकी है कि न्यान का इस्तेमाल कम से कम एक बार बेलगोरोड पर हमले में किया गया है, जिससे यह संभावना और भी बढ़ जाती है कि यूक्रेन के 16 अगस्त के हमले में यूके के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। आखिरकार बेलगोरोड उस हमले में एक लक्ष्य था और न्यान उस तरह की दूरी वाले लक्ष्यों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये ड्रोन कोई बहुत ताकतवर नहीं है। मिलिटार्नी की रिपोर्ट के अनुसार इसकी अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 75 किलोग्राम है और यह केवल 20 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। हालांकि ये ड्रोन मॉड्यूलर है, जिससे मिशन की जरूरतों के हिसाब से इसमें अलग अलग उपकरण लगाए जा सकते हैं और ये अधिकतम 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जिससे इसे रूस की वायु रक्षा प्रणाली के रडार के नीचे उड़ते समय रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। जहां तक दूसरे ड्रोन की बात है, यहीं पर चीजें थोड़ी अस्पष्ट हो जाती हैं। यूक्रेन के लिए यूके द्वारा दिया गया दूसरा ड्रोन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा रहस्यमय है। अब तक हमें बस इतना ही पता है कि इसे यूके की फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसकी रेंज 965 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसे कैटापल्ट सिस्टम से लॉन्च किया जाता है, यानी यूक्रेन को इसे हवा में भेजने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती। वह कैटापल्ट यूक्रेन को अपने दूसरे प्रकार के ड्रोन को जल्दी जल्दी आसमान में भेजने की सुविधा भी देता है, जिससे एक झुंड तेजी से बनाया जा सकता है जो फिर रूस पर हमला करता है। इसके अलावा न तो ड्रोन का नाम बताया गया है और न ही उसे बनाने वाली कंपनी का। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। यूक्रेन और यूके इस ड्रोन को गुप्त रखना चाहते हैं। जितना ज्यादा समय रूस को अंदाजा लगाने में लगेगा, ये अनाम ड्रोन रूस की वायु रक्षा के खिलाफ उतना ही ज्यादा प्रभावी रहेगा। साफ तौर पर कहे तो रूस को इसकी उम्मीद कर लेनी चाहिए थी। हालांकि यूके ने आधिकारिक रूप से अपने ड्रोन का रूसी क्षेत्र में इस्तेमाल होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने यूक्रेन को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हथियार देने में कोई झिझक नहीं दिखाई है। अप्रैल में यूके के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि यूक्रेन का समर्थन करने की उसकी प्रतिबद्धता अटूट है और उसने बताया था कि 2026 में यूके यूक्रेन को क्या क्या देगा। हम यूक्रेन को वह उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी उसे पुतिन के अवैध आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए जरूरत है, मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की और आगे कहा, इसमें इस साल 1,50,000 से ज्यादा ड्रोन, अत्याधुनिक स्टोन क्लोक डिवाइसें जो रूसी वायु रक्षा को बाधित करती है और इनोवेटिव कम लागत वाली क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इससे पहले कि हम युद्ध के व्यापक संदर्भ में रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे यूके निर्मित ड्रोन के मायने पर आगे बढ़े, स्टोन क्लोक डिवाइस का जिक्र थोड़ा और ध्यान देने लायक है। स्टोन क्लोक एक बहुत ही चतुराई से तैयार किया गया उपकरण है। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या EW सिस्टम स्टोन क्लोक को सीधे ड्रोन पर इंस्टॉल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिवाइस टैबलेट कंप्यूटर के आकार की है और ये इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप पैदा करता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उस विमान को ट्रैक और निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है जिस पर स्टोन क्लोक इंस्टॉल किया गया है। कुछ हद तक चाफ या एयर डिफेंस टारगेटिंग सिस्टम्स की तरह। हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हमने पहले न्यान ड्रोन के बारे में कहा था, याद कीजिए, यह मॉड्यूलर है और जिस मिशन के लिए इसे भेजा जाता है उसके हिसाब से इसमें जो भी जरूरी हो लगाया जा सकता है। हम जानते हैं कि यूक्रेन के पास स्टोन क्लोक डिवाइस है। ये मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि इन डिवाइसों में से कुछ को न्यान ड्रोन पर लगाया गया हो, जो बेलगोरोड और सीमा व कब्जे वाले इलाकों के अन्य लक्ष्यों पर हमला करते हैं। सारी कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। यूके में बना ड्रोन, जिसमें यूके में बना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है, जब रूसी ठिकानों पर हमला करता है तो यह पुतिन को
एक साफ संदेश देता है। यूके और यूक्रेन के सैन्य संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। रूस चिंतित है और उसे होना भी चाहिए। ये संबंध न सिर्फ यूक्रेन को ताकत दे रहे हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूके उस लड़ाई के लिए तैयार है जिसे वह मानता है कि पुतिन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों मुद्दों में गहराई से जाने से पहले यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें। तो वे संबंध जिनका हमने जिक्र किया था, यूके में बने ड्रोन का रूस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होना, यह ताजा संकेत है कि यूक्रेन और यूके के बीच संबंध इतने मजबूत हो रहे हैं कि वे क्रेमलिन के लिए बहुत चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये संबंध कई सालों से विकसित हो रहे हैं। आक्रमण की शुरुआत से ही यूके यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाले शीर्ष देशों में से एक रहा है। यूके सरकार का कहना है कि देश ने अब तक यूक्रेन को लगभग 34 अरब डॉलर की सहायता दी है, जिसमें से अधिकांश सैन्य सहायता के रूप में दी गई है। हालांकि यूक्रेन को 7.5 अरब डॉलर से अधिक की गैर सैन्य सहायता भी मिली है, जैसे कि वित्तीय गारंटी और द्विपक्षीय प्रतिबद्धताएं। यह शुरुआत से ही समर्थन का एक काफी बड़ा प्रदर्शन है। लेकिन यूके और यूक्रेन के बीच संबंध इससे कहीं अधिक गहरे हैं। पूरे 100 साल और पीछे तक जनवरी 2025 में यूके और यूक्रेन ने 100 वर्षीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने रक्षा और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यूके ने खुद को यूक्रेन को हर साल कम से कम लगभग 4 अरब डॉलर की सहायता देने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है, जो 2030-31 वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहेगी। इसके बाद यूके का कहना है कि वह यूक्रेन को तब तक सहायता देता रहेगा जब तक जरूरत होगी। दूसरे शब्दों में, अगर 2031 तक भी युद्ध जारी रहता है तो यूके की सहायता मिलती रहेगी। लेकिन शायद इस समझौते के जरिए भेजा गया संदेश किए गए वास्तविक वादों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि यूके कह रहा है कि वो यूक्रेन की मदद करेगा। ये यूके पुतिन को ये बता रहा है कि यूक्रेन 100 साल बाद भी मौजूद रहेगा। दूसरे शब्दों में, मिस्टर पुतिन, आप यूक्रेन को एक संप्रभु राष्ट्र से रूस का हिस्सा बनाने की अपनी कोशिशों में असफल होने वाले हैं। हम इन संबंधों के बारे में आगे भी बात कर सकते हैं। अन्य उदाहरणों में जनवरी 2026 में यूके और यूक्रेन के बीच 27 मिलियन डॉलर का समझौता शामिल है। ठीक 100 साल की प्रतिबद्धता की वर्षगांठ पर यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना की मरम्मत में मदद करने के लिए, जो रूस के यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर सर्दियों के दौरान किए गए क्रूर हमले के बाद की जा रही है। 10 अगस्त को यूरोमैदान प्रेस ने रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को यूके में बने हथियार खरीदने की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए यूक्रेन को यूरोपीय संघ से 70 अरब डॉलर का ऋण मिला है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम अक्सर यूरोप को एक समूह के रूप में संदर्भित करते हैं और यूनाइटेड किंगडम वास्तव में यूरोप का हिस्सा है, लेकिन यह यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है और 2016 के ब्रेक्सिट वोट के बाद से कई वर्षों से नहीं है। तो हम यहाँ यूक्रेन के लिए यूके के समर्थन का एक और स्तर देख रहे हैं, बल्कि यूके और यूरोपीय संघ इन दो अलग अलग संस्थाओं के बीच और अधिक सहयोग भी देख रहे हैं, जो यूक्रेन के भविष्य के लिए सहयोग के मोर्चे पर और भी अच्छी चीजें लेकर आ सकता है। और सबसे ऊपर, इस ऋण की घोषणा से कुछ महीने पहले ही यूके ने खुलासा किया था कि वह 3 लंबी दूरी की प्रणालियों का उड़ान परीक्षण कर रहा है, जो न केवल यूके के लिए बल्कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसकी लड़ाई में मदद करने के लिए भी बनाई गई है। इन प्रणालियों के विनिर्देश काफी कुछ उजागर करते हैं। यूके एक ऐसा हथियार चाहता था जो कम से कम 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सके, कम से कम 225 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जा सके और 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की शीर्ष गति तक पहुंच सके। वह रहस्यमय ड्रोन, जिसका हमने उस जोड़ी के हिस्से के रूप में जिक्र किया था, जिसे अब यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। सटीक कहें तो 965 किलोमीटर। क्या वह दूसरा ड्रोन उन जून परीक्षणों का नतीजा हो सकता है? फिर भी हमें शायद कभी पता न चले, क्योंकि यूके और यूक्रेन ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि जैसे स्टोन क्लोक और न्यान ड्रोन की अटकलों के साथ था, वैसे ही इन सब बातों के टुकड़े भी आपस में काफी अच्छे से मेल खाते नजर आते हैं। एक बात जो अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वो ये है कि यूके के ड्रोन अब रूस में घुस रहे हैं। यूके अब पुतिन के लिए सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा बन गया है, और इसका कारण है यूक्रेन को दिया गया उसका समर्थन। रूस पहले ही यूके को उस कहानी में मुख्य खलनायक के रूप में पेश कर रहा है, जिसे क्रेमलिन ने यूक्रेन पर हमले के इर्द गिर्द गढ़ा है। द गार्जियन के मुताबिक कि रूस ने अलग अलग समय पर यूके पर रूसी हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है, और रूस के अंदर जिन हमलों को वह आतंकी हमले कहता है उन्हें संभव बनाया है। और यहाँ तक कि मॉस्को के क्रोकर सिटी हॉल में हुए भयानक कॉन्सर्ट हमले में भी किसी न किसी तरह की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है, जिसमें कम से कम 145 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए। आखिरी आरोप तो खास तौर पर बकवास है, लेकिन यह दिखाता है कि रूस पुतिन की कहानी में यूके को विलन साबित करने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। और ये सारी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना इसलिए हो रहा है क्योंकि यूके ने यूक्रेन के समर्थन में उतनी ही मजबूती दिखाई है जितनी वो दावा करता है। तो जो हम देख रहे हैं कि यूके यूक्रेन की मदद कर रहा है ताकि रूस पर ड्रोन हमले करके उसे तबाह किया जा सके, वह सीधा सा मामला है। अगर पुतिन इस एक तरफा रूसी कहानी में यूके को विलन बनाना चाहते हैं तो यूके भी अपनी पूरी ताकत से विलन की भूमिका सबसे अच्छे तरीके से निभाएगा, और उसके पास इस भूमिका में आने का कारण भी है।
कुछ लोगों का मानना है कि रूस यूके में युद्ध शुरू करने के जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुका है। जून में सर रिचर्ड नाइटन, जो यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस स्टाफ के चीफ है, उन्होंने कहा कि यूके को रूस से सबसे बड़ा खतरा है, जो शीत युद्ध के दौर के बाद से अब तक कभी नहीं था। उन्होंने इसे यूके के लिए कई दशकों में सबसे खतरनाक समय बताया और कहा कि रूस ने हत्या के प्रयास, साइबर अपराध और तोड़फोड़ जैसी हाइब्रिड हमलों के साथ सीमाएं पार कर दी है। ये मेरे कार्य जीवन का सबसे खतरनाक समय है और ये जरूरी है कि समाज और हम सभी इसे पहचाने और समझे। और इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें अलग अलग विकल्प और प्राथमिकताएं तय करनी पड़े। नाइटन ने कहा, अलग अलग विकल्प और अलग अलग प्राथमिकताएं इस रूप में हो सकती है कि यूक्रेन को ऐसे ड्रोन दिए जाएं जिन्हें वह रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सके, इससे पहले कि रूस यूके को नुकसान पहुंचा सके। ये उन कुछ दिलचस्प कदमों के रूप में भी हो सकता है जो यूके ने या तो उठाए हैं या रूसी खतरे से निपटने के लिए उठाने पर विचार कर रहा है। उदाहरण के लिए, फरवरी में यूके ने ऑपरेशन फायर क्रेस्ट के तहत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को नॉर्थ अटलांटिक और हाई नॉर्थ के पानी में तैनात किया। यूके ने इतना उत्तर में एक कैरियर भेजने का सिर्फ एक ही कारण है, वह पुतिन को यह बताना चाहता है कि जब रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपने हितों का विस्तार करने की कोशिश करता है, यूके खुद को और अपने नेटो सहयोगियों की रक्षा के लिए तैयार है। एक और दिलचस्प उदाहरण, फिलहाल एक प्रस्ताव है लेकिन जल्द ही यह नीति बन सकता है। अगस्त की शुरुआत में टेलीग्राफ ने एक यूके राजनीतिक ओपेट का खुलासा किया जिसमें एक, जिसे वो यूरोपीय परिसंघ कहता है, बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। ये प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका यूक्रेन के लिए क्या मतलब होगा। ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ के एकल बाजार तक फिर से पहुंच पाने के बदले में यूके यूक्रेन को अपनी परमाणु छतरी के तहत सुरक्षा देने की पेशकश कर सकता है, जिससे यूक्रेन को रूस के परमाणु खतरे का मुकाबला करने का एक उपाय मिल जाएगा। इस सब का मतलब बहुत सीधा है, रूस में दाखिल होते यूके के ड्रोन सिर्फ शुरुआत है। यूके चाहता है कि रूस ने यूक्रेन के साथ जो कुछ भी किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़े, लेकिन वो यह भी चाहता है कि क्रेमलिन को पता चले कि हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए डराने की रूसी कोशिशें काम नहीं आएंगी। अगर पुतिन लड़ाई चाहते हैं तो यूके ने पहले ही अब कोई नरमी नहीं बरत रहा और उस लड़ाई को कहीं ज्यादा उग्र टकराव में बदलने की तैयारी कर रहा है। ये सब यूक्रेन को ड्रोन देने से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर नाइटन जैसे लोग सही है और रूस अब तक जो कर चुका है उससे भी आगे बढ़ता है तो यूके तैयार रहेगा। यूक्रेन और उसके नाटो सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और जहां तक नाटो सहयोगियों की बात है, यूके अकेला देश नहीं है जो पुतिन को चिंता में डाल रहा है। KH-101 क्रूज मिसाइल के पोलैंड के भीतर गहराई तक गिरने के बाद पोलैंड रूस से खुश नहीं है, इसलिए पोलैंड इसके जवाब में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। वह क्या है, आप हमारा वीडियो देखकर इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस न करें। और देखने के लिए धन्यवाद।